नमस्कार, टॉप हेडलाइंस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव बराल और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें, यानी टॉप हेडलाइंस। इनहेरिटेंस टैक्स पर चल रही राजनीति के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक चुनावी सभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि अधिक से अधिक टैक्स लगाकर कांग्रेस की नजर लोगों की मेहनत की कमाई पर है। पीएम ने सैम पित्रोदा का नाम लिए बिना कहा कि शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कुछ समय पहले ये कहा था कि मिडिल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि अब ये लोग इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं और अब कांग्रेस का कहना है कि वे इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, यानी माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का सिर्फ एक ही मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जिन्होंने पब्लिकली कहा है, अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। भाइयों बहनों, हमारा देश संस्कारों से, संस्कृति से उपभोक्तावादी देश नहीं है। हम संचय करने में विश्वास करते हैं, संवर्धन करने में विश्वास करते हैं, संरक्षित करने में विश्वास करते हैं। आज अगर हमारी प्रकृति बची है, पर्यावरण बचा है, तो हमारे इन संस्कारों के कारण बचा है। हमारे यहां घर में बूढ़े मां बाप होंगे, दादा दादी होंगे, उनके पास एक छोटा सा भी गहना होगा ना, अच्छी एक आध चीज होगी तो संभाल करके रखेगी, खुद भी पहनेगी नहीं। क्यों? वो सोचती है मेरी पोती की जब शादी होगी तो मैं उसको दूंगी, मेरी नाती की जब शादी होगी तो मैं इसको दूंगी। यानी तीन पीढ़ी का सोच करके वो खुद अपना हक भी नहीं भोगती, वो बचा के रखती है ताकि अपने नाते नाती को भी दे सके। ये मेरे देश का स्वभाव है। मेरे देश के लोग कर्ज कर करके जिंदगी जीने के शौकीन लोग नहीं हैं, मेहनत करके जरूरत के हिसाब से खर्च करते हैं और बचाने के स्वभाव के हैं। ये भारत के मूलभूत चिंतन पर, भारत के मूलभूत संस्कार पर ये कांग्रेस पार्टी कड़ा प्रहार करने जा रही है। पीएम मोदी के संपत्ति के बंटवारे वाले बयान के बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में मची राजनीतिक हलचल के बीच इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की विरासत टैक्स को लेकर टिप्पणी ने कांग्रेस को और ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बिना समय गंवाए सैम पित्रोदा के बयान से अपना पल्ला झाड़ते हुए कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा को खुलकर और आजादी से अपने विचार रखने का अधिकार है। जयराम रमेश ने कहा कि इसका यह मतलब नहीं है कि उनका विचार हमेशा कांग्रेस का विचार दर्शाता हो, कई बार ऐसा नहीं भी होता। जयराम रमेश ने उनके बयान को इस वक्त सनसनीखेज बनाकर चलाना और इसे परिप्रेक्ष्य से बाहर ले जाना पीएम मोदी के दुर्भाग्यपूर्ण चुनावी अभियान के ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। गौरतलब है कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी के संपत्ति बंटवारे वाले बयान के बाद विरासत टैक्स को लेकर की गई टिप्पणी ने भारत की राजनीति में हलचल मचा दी है। सैम पित्रोदा जाने माने व्यक्ति हैं और लाखों लोग दुनिया भर में उनको अपना गुरु
मित्र, मार्गदर्शक मानते हैं। मैं भी उनको कई साल से उनके साथ में काम कर चुका हूँ। वो भारतीय राष्ट्रीय ओवरसीज नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। कई मुद्दों पर वो अपना विचार खुलकर रखते हैं। जो मुद्दे वो उचित समझते हैं, जो महत्वपूर्ण समझते हैं, वो उन पर अपनी राय देते हैं। पर इसका माने ये नहीं है कि ये जो राय उनकी राय है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राय है। अक्सर ऐसा होता है कि उनके विचार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार मिलते नहीं हैं। अभी अभी जो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की है, वो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पोजीशन नहीं है। मैं साफ कर देना चाहता हूँ, ये सनसनीखेज रूप दिया जा रहा है प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों के द्वारा, क्योंकि ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री चिंतित हैं, बौखलाए हुए हैं। वो हमारे न्याय पत्र को एक सांप्रदायिक रंग देते आ रहे हैं और ऐसे टिप्पणियों को लेकर बेमतलब के इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस पर। ये एक जानबूझकर उनकी रणनीति है, क्योंकि उनका हारना तय हो गया है। वो जानते हैं उनको बहुमत मिलने वाली नहीं है। पहले चरण में उनका प्रदर्शन दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ हो गया है और यही अगले चरणों में भी दोहराया जाएगा। तो ये सब असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के रेंजी जंगलों में आज सुबह आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई गोलाबारी में 2 सैनिक घायल हो गए। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुठभेड़ की जानकारी साझा की है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के अरगाम इलाके के रंजी जंगल इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी का पता चला था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में अभियान चलाया और घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के बीच सुबह मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान प्रारंभिक गोलाबारी में सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल हुए हैं और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। यहाँ उनकी हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है। आपको बता दें कि जिस जगह पर मुठभेड़ चल रही है वह इलाका ऊंचे पहाड़ और घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिसमें लेकर पुलिस, एसओजी, सेना, सीआरपीएफ के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और आसपास के इलाकों को भी खंगाला जा रहा है। आतंकियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर, स्नाइपर डॉग्स और ड्रोन की भी मदद ली जा रही है और आतंकियों की तलाश के लिए अभियान जारी है। श्रीनगर लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार राहुल मेहंदी ने भारतीय जनता पार्टी पर कश्मीर घाटी में अपने प्रॉक्सी उम्मीदवार उतारने का आरोप लगाया है। बड़गांव में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार राहुल मेहंदी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ पीएम की टिप्पणी सरासर हताशा के अलावा कुछ नहीं है। राहुल मेहंदी ने कहा कि भाजपा ने भले ही कश्मीर घाटी में अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे हो, पर कुछ राजनीतिक दलों के नेता और आजाद उम्मीदवार भी भाजपा की मदद करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उस ऐवान में जम्मू कश्मीर की आवाम जमहूरी तरीके से अपनी बात पहुंचाए कि जो 2019 में फैसले लिए गए वो हमें कबूल नहीं है, हम उन फैसलों के खिलाफ है। डायरेक्टली सपोर्ट करें, इनडायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रही। ऐलान उन्होंने कहा, बीजेपी ने भी कहा, अभी मैंने इस सवाल के जवाब में कहा, बीजेपी आपके सामने बयान है, बीजेपी का भी बयान है, इन जमातों का भी बयान है। दोनों जमातों ने कहा कि बीजेपी हमारी है, हम बीजेपी के हैं और खुले आम ऐलान भी किया कि इलेक्शन के बाद अगर इनको मौका मिला, जो मौका इनको जम्मू कश्मीर की आवाम नहीं देगी तो ये बीजेपी के साथ इत्तेहाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस के खिलाफ संपत्ति वितरण पर की गई टिप्पणी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आज फिर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर चुनावों में असफलता के डर से हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का आरोप लगाया है। एक चुनावी सभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल देश में सरकार चलाई, लेकिन किसी का कुछ नहीं छीना, बल्कि उनके शासनकाल में देश में विकास हुआ। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता महंगाई और रोजगारी की बात नहीं करते हैं और ऐसे बयान देकर हिंदू मुसलमानों को लड़ाने में जुटे हुए हैं। सरकार में थी, उन्होंने ना तो किसी हमारी बहन ना बेटी का मंगलसूत्र लिया, ना सोना लिया और मुसलमानों को दिया, बल्कि इस मुल्क को बनाया या इस मुल्क में बड़े बड़े अस्पताल बनाए, फैक्ट्रियां बनाई, यहाँ के लोगों को, मुल्क के लोगों को रोजगार दिया। सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने मुल्क को आजादी दी। तो आज मुझे लगता है बीजेपी के लीडरों के पास कुछ भी नहीं है कहने को, बजाय इसके सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा करवाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज बड़ी संख्या में लोगों ने भाजपा का दामन थामा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय जम्मू में पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए लोगों का भाजपा नेता कविंदर गुप्ता, युद्धवीर सेठी और जिला अध्यक्ष प्रमोद कवाही ने स्वागत किया। इस अवसर पर कविंदर गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा को प्रचंड जीत हासिल होगी और एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। देश के लिए खुद लूट ये साफ जाहिर होती है कि इनके इरादे ठीक नहीं हैं। कुल मिलाकर के बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं इन्होंने कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो 2024 में रखे थे।
इनके इरादों को समझना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने भी इस प्रकार के कानून बना करके किसी विशेष धर्म को फ़ायदे दिए थे। मैं आपके माध्यम से केवल यही कहना चाहता हूँ, अब क्या देश कांग्रेस की नीतियों पर चलेगा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, हमने कहा नहीं है, हमने करके दिखाया है। और कांग्रेस के इन गलत इरादों को कहीं ना कहीं मैं प्रेस के माध्यम से इसलिए कह रहा हूं कि रोकने की ज़रूरत है। आपके माध्यम से जो लोगों के बीच में बात जाएगी तो स्वाभाविक बात है कि देश का आम जनमानस उस चीज़ को समझेगा। जम्मू रियासी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमन बल्ला के समर्थन में आज कांग्रेस पार्टी ने जम्मू में रोड शो किया। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल बानी सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता इस रोड शो में शामिल हुए और जम्मू रियासी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमन बल्ला के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। आपको बता दें कि आज शाम से दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। अब इसके बाद कोई सार्वजनिक सभा नहीं होगी और प्रत्याशी और उनके स्टार प्रचारक अगले 48 घंटे तक घर घर जाकर वोट मांग सकेंगे। के प्रोविजंस हैं वो मैंने ऑर्डर कर दिया है, शाम 6 बजे से चालू हो जाएंगे, जिसमें 5 या 5 से अधिक लोगों की गैदरिंग पे बैन कर दिया गया है। ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है कि किसी भी प्रकार का लाउड स्पीकर वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कैंपेनिंग वगैरह बंद हो जाएगी शाम को 6 बजे से, और अगर कोई वायलेशन होता है तो इसमें तत्काल जो है वो एक्शन ले लिया जाएगा। अब रही बात जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके लिए भी कैंपेनिंग शाम को 6 बजे बंद हो जाएगी पूरी तरीके से। और जितने भी हमारे फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं, स्टैटिक सर्विलेंस टीम है जिसको हम SST FST के नाम से जानते हैं, तो उनको भी पूरी तरीके से डायरेक्शन दे दिया गया है कि इमीडिएट अगर कुछ ऐसा होता है तो 6 बजे के बाद उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और जो हमारी कैंपेनिंग है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं, बट उस पर भी पूरा देख रेख रहेगी। मतलब जितनी भी हमारी टीम्स हैं कोई गड़बड़ ना हो कैंपेन। तो लोगों से अपील करूंगा, हर वोटर से अपील करूंगा कि वो वोट डालने ज़रूर आएँ। 7 से 6 11 घंटे का टाइम रहेगा, हर कोई आए और जितना मतलब आपके लिए फैसिलिटी है उतना किया जाए। कांग्रेस नेता अलका लांबा जम्मू रियासी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रमन बल्ला के लिए चुनाव प्रचार के लिए जम्मू दौरे पर हैं। जम्मू के रेडसन ब्लू होटल में एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए अलका लांबा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मंगलसूत्र वाला बयान देकर लोगों का ध्यान बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। अलका लांबा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार के डर से वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह के मुद्दों को भटका रही है। को लेना है तो चाइनीज युआन में लीजिए। और सच्चाई ये है कि भारत की सरकार, हमारे विदेश मंत्री से पूछिए सच है या नहीं कि आप चाइनीज युआन में रशिया से तेल खरीदने पर उचित दाम पर आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरी हुई हैं, उसका फायदा क्या आम आदमी को मिल रहा है? पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए। तो ये सब बातें करना, यूपीए मनमोहन सिंह, बहुत मनमोहन सिंह जी को आपने बदनाम किया है। आज भी वो मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में हैं और जो उन्होंने एक मजबूत नींव देश को दी है वो शायद प्रधानमंत्री जी आप उसको खोखला करने का ही आपने काम किया। आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अनंतनाग जोरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार जफर इकबाल मनास ने आज जम्मू में विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ बैठक की। इस अवसर पर अपनी पार्टी के नेता और अनंतनाग जोरी लोकसभा सीट के उम्मीदवार जफर इकबाल मनास ने कहा कि अपनी पार्टी कश्मीरी पंडितों के मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जफर इकबाल मनास ने कहा कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों से लोकसभा चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील करते हुए उन्हें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का समर्थन करने का आग्रह किया है ताकि जम्मू कश्मीर में अमन शांति के लिए जारी प्रयासों को और बल मिल सके। और लेकिन जब अमल की दुनिया आई तो उनका जो करैक्टर, जो उनका किरदार रहा है, इस बारे में जो उनका काम रहा है वो उनके सामने है। तो हमने अपनी इंडिविजुअल सतह पे जो कुछ किया है इस बारे में वो भी लोगों के सामने रखा। और पार्टी ने पिछले 4 साल में जिस तरीका हर समाज के हर तबके की जो नुमाइंदगी की है वो भी सबके सामने, उसको लेकर हम लोगों के सामने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, वो कोई मुकाबला ही नहीं जो कड़ा ना हो। कोई मुकाबला, जो भी मुकाबला होता है, जब आप इलेक्शन में उतरते हैं या किसी भी मुकाबले में तो आप उसको सीरियसली लेते हैं। लेकिन मैं पूरी दयानतदारी से, ये विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूँ। आने वाले दिनों में आप देखेंगे मुकाबला कड़ा है एनसी और पीडीपी के बीच नंबर 2 पोजीशन के लिए। नंबर 1 पे हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट ने सिख समुदाय से लोकसभा चुनावों में वोट डालने से पहले उम्मीदवारों द्वारा सिख समुदाय के लिए किए गए कार्यों पर ध्यान आकर्षित करने की अपील की है। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के अध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह ने कहा कि देश में सरकारें चलाने वाली राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा सिखों को उनके अधिकारों से वंचित रखा और अब वक्त आ गया है कि उनसे ये सवाल पूछा जाए कि उन्होंने सिखों के लिए क्या काम किए।
सरदार बलविंदर सिंह ने सिख समुदाय से आग्रह किया है कि जब कोई उम्मीदवार उनके पास वोट मांगने के लिए आता है तो उसे वे यह सवाल जरूर पूछे और अपने वोट का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इन राजनीतिक दलों ने सिखों को उनके अधिकारों से वंचित क्यों रखा। सिखों को सीट क्यों नहीं दी गई? हमने डिलिमिटेशन कमीशन के आगे भी अपनी डिमांड रखी। डिलिमिटेशन के बाद भी जो सिखों की मेजॉरिटी जो सीट थी उसको भी काट दिया गया, लेकिन सिखों को पोलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी गई। उसके बाद ऐसा 425 कश्मीर का नॉन माइग्रेंट कोटे में से 3-3, 4-4 पोस्टें कश्मीरी पंडितों को दी गई, सिखों को वहां से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, कश्मीरी पंडितों ने सफर किया, कोई डाउट नहीं, उनको मिलनी चाहिए, 3 की जगह 4000 मिले, लेकिन सिखों ने भी सफर किया। अगर 250-300 कश्मीरी पंडित मरा, 200 से ऊपर सिख भी मरे, चिट्ठी सिंहपुरा में मारे गए, और जगह में मारे गए, उनका भी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली उनका भी नुकसान हुआ। उनको क्यों नहीं रिजर्वेशन? उनको जॉब में रिजर्वेशन क्यों नहीं? श्रीनगर लोकसभा सीट से आज पीडीपी के उम्मीदवार बाहिर उर रहमान पर्रा और अपनी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद अशरफ मीर ने अपना नामांकन दर्ज किया। दोनों उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ जिला उपायुक्त श्रीनगर के कार्यालय पहुंचे और पर्चा भरने के बाद अपनी अपनी जीत का दावा किया। आपको बता दें कि श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा, जिसकी अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी की गई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल तक है। वहीं नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल तक रखी गई है। जवाब देगी रहमान, जवाब देगी। कौन किसके साथ है, कौन आवाम के साथ खड़ा रहा, कौन बीजेपी के साथ है, वो कश्मीर की आवाम इलेक्शन के दिन जवाब देगी। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है वो अलायंस है, उनके साथ काफी लोग है, हमारे साथ लोग है, हमारे अलायंस के साथ है। कोशिश करेंगे स्टांस है उसको देखकर कश्मीर की आवाम वोट देगी। कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, बुखारी साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, बुखारी साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। पार्लियामेंट्री सीट कस, पार्लियामेंट्री सीट कस, सीट कस, पार्लियामेंट्री सीट कस, पार्लियामेंट्री सीट कस, पार्लियामेंट्री सीट कस। टॉप हेडलाइंस के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में नए अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।